बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज का ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन की एक और टाइप विच इज ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम इससे पहले मोशन की जो दो मेजर टाइप्स हैं, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, उसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑसिलेशन मोशन को या ऑसिलेटरी मोशन को। जो ऑसिलेटरी मोशन है या ऑसिलेशन है वो ऐसी मोशन होती है जो किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, यानी कि कोई फिक्स पॉइंट है उससे आगे पीछे कोई बॉडी अगर हरकत कर रही हो तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि क्लॉक का पेंडुलम होता है, क्लॉक का पेंडुलम भी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हरकत करता है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी रियल लाइफ के अंदर काफी सारी जगहों के अंदर इसकी जो स्टडी है उसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसकी डिस्कशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी लीनियर या सर्कुलर मोशन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं जो कि ऑसिलेटरी मोशन के साथ एसोसिएट होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन एक ही बात है, द टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन। कि किसी मीन पोजीशन, जैसे ये पेंडुलम है तो ये जो उसकी मीन पोजीशन है, जो उसकी सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। और जिस पॉइंट पर हम इसको ले जाकर छोड़ते हैं उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो अपनी इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है जी? द कंप्लीट राउंड ट्रिप of a body about the mean position is called vibration. Complete round trip, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया है तो वो ऑल द वे टू बी आएगा और बी से वापस ए तक जाएगा। तो ये जो एक कंप्लीट जर्नी है अराउंड द सेंट्रल पोजीशन, इसको हम एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये जो एक वाइब्रेशन है, ये वाली एक, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और उसके बाद आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड। कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी वाइब्रेशन, ये कितने चक्कर लगाता है, कितने ट्रिप कंप्लीट करता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज F is equal to 1/t, which means कि टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। F is equal to 1/t है तो T is equal to 1/f, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं और हर्ट्ज को Hz से जाहिर किया जाता है और ये होता है जी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड के इक्वल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? मोशन विच इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कि कोई ऐसी मोशन जो एक खास टाइम के बाद, एक खास वक्फे के बाद अपने आप को दोबारा दोहराए, अपने आप को दोबारा रिपीट करे, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। याद रखिए स्टूडेंट, हम यहां पर जो हम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, इट इज एसोसिएटेड विद द ऑसिलेटिंग बॉडी। कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑसिलेटिंग बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो किसी भी लम्हे में हम जो उसका डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, वो कहीं पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये कोई पेंडुलम है, वो एक लम्हे के लिए इधर है, एक इधर है, एक इधर है, हम कहीं पर भी उसको जज करते हैं तो उस खास पॉइंट पर इसका जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट x कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है जी? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में फर्क क्या आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि एक जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, तो वो जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है, वो जो उसकी मैक्सिमम विड्थ है फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, एट एनी मोमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसके बाद आ जाता है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। The number of revolution per second of a body is called angular frequency। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पर सेकंड वो कितने चक्कर लगा रहा है, कितने रेवोल्यूशंस पूरी करता है, उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, और यहां से एफ आ जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ पे जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो एसोसिएट होती है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के साथ। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप कंसीडर कीजिए एक मैस स्प्रिंग सिस्टम को। ये हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, एक मैस m जो है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। ये इसकी मीन पोजीशन है जहां पर x इज इक्वल टू 0 विच मीन इट इज अ मीन पोजीशन, क्योंकि x हमने पीछे पढ़ा डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग बॉडी का फ्रॉम मीन पोजीशन। अब चूंकि ये ऑसिलेट तो कर नहीं रहा, ये रेस्ट की हालत में है, तो इस हालत में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, और ये O जो है इसकी मीन पोजीशन है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं F, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट x कवर करते हुए चला जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर ये पहुंच जाएगा। अब यहां पर ले जाके जब हम इससे फोर्स को हटाएंगे तो होगा क्या कि इसके ऊपर ये जो हमने फोर्स लगाई हुई है, ये फोर्स इन द फॉर्म ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जमा हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को वापस उसकी ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आती है। तो जब आपने इस पे फोर्स लगाई तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आए। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाई थी वो एज अ रीस्टोरिंग फोर्स इसमें जमा है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स इसको मजबूर करेगी कि वो मूव करे टुवर्ड्स द सेंटर। अब जब ये इसकी तरफ मूव करेगा, इस तरफ आएगा, तो आपके ख्याल में क्या इसको यहां पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये मेन पोजीशन है ना, यहीं से तो उसे चलना शुरू किया था। लेकिन क्या वो यहां पर रुकेगा? नहीं, वो यहां पर नहीं रुकेगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की हालत में, वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन की हालत में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। तो जब ये यहां से मूव करेगा, यहां तक आएगा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। उस वेलोसिटी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ इनर्शिया मौजूद होगा। वो इनर्शिया उसको यहां रुकने नहीं देगा, बल्कि वो उसको ले जाएगा आगे एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो इस हालत में क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। अब जब ये कंप्रेस होगा तो जो यहां से यहां आने में इसने एनर्जी लगाई है वो एज अ रीस्टोरिंग फोर्स अगेन स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, और स्प्रिंग इसको वापस धकेलेगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और जब ये सेंटर की तरफ आएगा तो अगेन इनर्शिया की वजह से वो यहां नहीं रुकेगा बल्कि आगे मूव कर जाएगा, और इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। इस तरह के सिस्टम को मैस स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं, और ये मैस जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्स की। ये जो फोर्स इस पर लग रही है वो असल में होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे F फोर्स है, और ये हमने लिया है बाय हुक्स लॉ। हुक लॉ हमें यही तो कहता है कि जो फोर्स है इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्ट्रेस लगाई जाती है वो उसमें पैदा होने वाली स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और वहीं से हमने ये रिलेशन निकाला है कि इस पे जो फोर्स लग रही है वो इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस मीन्स कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, कि जब हम इसको इधर खींचेंगे तो ये फोर्स इसको इधर लेके आएगी, और जब ये इधर को जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको दूसरी तरफ लेके जाएगी। दैट इज वाई ये माइनस यहां पर मौजूद है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। अब
अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर सारे निगलेक्ट कर दें, हम रेजिस्टेंस को भूल जाएं, रेजिस्टेंस को सारी को निगलेक्ट कर दें, तो हम जब उसको मूव करवाते हैं उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो जितनी फोर्स हमने लगाई होगी उसको मीन से एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए जितनी फोर्स उस पर अप्लाई की होगी, वो सारी की सारी फोर्स एज ए रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर अब्सॉर्ब होगी होगी, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं है, तो जितनी फोर्स अप्लाई की सारी की सारी रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी। इसलिए हम इसको लिखते हैं F अप्लाइड इज इक्वल टू F रिस्टोरिंग। और अगेन माइनस साइन ये कहता है कि हम फोर्स इधर को अप्लाई की, हमने फोर्स इधर अप्लाई की, बट रिस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाएगा, इस तरफ। तो चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट इज वाई ये माइनस यहां पर आएगा। और हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इक्वल होती है kx के, और हमें ये भी पता है कि F बराबर होता है ma के। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा kx इज इक्वल टू माइनस ma, और यहां से a आ जाएगा माइनस k ओवर mx। ये कुछ सूरत हाल बन जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो k एक कांस्टेंट है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और ये डिफाइन करता है कि इस स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो स्प्रिंग है उसका मटेरियल क्या है। स्प्रिंग की स्टिफनेस को एक्सप्लेन करता है कि वो स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। और इसी तरह जो m है ये भी कांस्टेंट है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच मीन कि ये सारे का सारा फैक्टर कांस्टेंट है। अगर इस सारे फैक्टर कांस्टेंट को हम यहां से रिमूव करें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, जो हम ये बताएगा कि a इज प्रोपोर्शन टू माइनस x। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले का मतलब, इसका मतलब यह है कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, इस पे फोर्स लगाई, तो ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इसके डिस्प्लेसमेंट के। हम उसको जितना दूर लेके जाएंगे, जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे उसमें उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो यहां से हम रिजल्ट क्या निकालेंगे, द टाइप ऑफ मोशन in which the acceleration of a body is always directly proportional to the displacement of body from mean position and is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion। तो यहां से दो कंडीशंस जो हम डेवलप कर रहे हैं, पहली कंडीशन ये डेवलप कर रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और ये साथ में जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कोशिश करेगा, अगर इस साइड पर है उसकी कोशिश होगी सेंटर की तरफ आने के लिए, और अगर इस साइड पर पहुंच चुका है तो उसकी कोशिश होगी इस साइड पे आने के लिए। तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टू इट्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी मोशन जिसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो और हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा हो, ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो ये दो कंडीशन जिस भी मोशन में फुलफिल हो जाए कि प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो ऐसी मोशन को हम डिक्लेयर करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब टाइम पीरियड हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जी हम ये फॉर्मूला लेंगे जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, t इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा। और हमें ये भी पता है, ये हमने पीछे चैप्टर के अंदर जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, a इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे r ओमेगा होता है और r को आज जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, बट यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दैट इज वाई यहाँ पर x है। तो इसको रीअरेंज करें और इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज k ओवर m। इस ओमेगा की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m ओवर k। यहाँ पर m जो है वो मास ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम है एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस फार्मूले की मदद से हम जो टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का, ये जो एक ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो हम पीछे ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का उलट होते हैं। तो अगर टाइम ये है तो इसको उल्टा दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 ओवर 2 पाई k ओवर m अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम उस मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, आगे एग्जांपल है जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट किया गया है।
अच्छा, यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसके अंदर हम ये साबित करते हैं कि सर्कुलर मोशन असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अब थोड़ा सा सोचने में अजीब लगेगा, हम तो ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और सर्कल में ऑब्जेक्ट जो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये किस तरह एक जैसे हैं। तो प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टर्न टेबल है और इसके ऊपर इस तरह कोई ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है इस तरह से, और आप इधर से लाइट फॉल करें, नीचे रख दें पेपर, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये असल में नीचे वाली साइड पर आपको ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ महसूस होगा। जैसे अगर मैं यहां पर, अगर आप मेरा हाथ देख सकते हैं, मैं यहां पर ये सर्कल में सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, बट आपको ऐसे नजर आ रहा होगा जैसे मेरा हाथ सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है एज ए ऑसिलेशन मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो वो असल में डिपिकेट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। बट हम सिर्फ बातों की बात नहीं करेंगे, हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। उसके लिए लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट जो है वो P है, ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस जो है वो O है, O से जो है वो कोई x डिस्टेंस है, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो पॉइंट Q पर आके मिलता है, और यहां से हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है OPQ, और इसके एंगल है जी थीटा। अब इस बात को अपने जहन में रखना है। ओके, फर्दर मूव करेंगे। अब होगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम ये पीछे बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, हमेशा सेंटर की तरफ मरकूज होता है। तो अब उस एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ए वाई और ए एक्स में। अब चूंकि सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन हो रही है ड्यू टू एक्स कंपोनेंट, दैट इज वाई हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे, वाई कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होता है ए सी साइन थीटा, तो हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं दैट इज ए सी कॉस थीटा। अब यहां पर हमने पीछे पढ़ा था जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है AC इज इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर, और इसको हम रीराइट कर सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। ये पिछले चैप्टर वाले फार्मूला जो यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को आर ओमेगा को AC की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा जी, ए एक्स आर स्क्वायर ओमेगा कॉस थीटा। अब हमारा कंसर्न रहेगा जी कॉस थीटा पर। अब हम कॉस थीटा को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब याद कीजिए जो हमने पीछे ट्रायंगल बनाई थी कुछ इस तरह से, उसमें ये जो डिस्टेंस था ये x था, ये रेडियस ऑफ द सर्कल था r। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो कॉस थीटा अगर हम निकालना चाहें, ये हमारे पास बन रहा था O Q और P, इसके अंदर अगर हम cos थीटा की आइडेंटिटी निकालें तो हमारे पास बनेगी x ओवर r, और यहां से x आ जाएगा r cos थीटा। अब इस cos की वैल्यू को हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ax r ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जब cos थीटा की वैल्यू आ गई x ओवर r, r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी रह गया जी ओमेगा स्क्वायर x। ये हमारे पास आ गया जी ओमेगा स्क्वायर x। ओके जी, अब यहां पर जो ax है ये चूंकि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन है उसकी, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई हम उसके साथ जो है वो एक साइन माइनस का लगा देंगे। अब चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है, तो अगर इस कांस्टेंट को रिमूव कर दें, ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा, इस कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, और ये जो ax डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस x के। तो क्या ये इक्वेशन हमें थोड़ी सी याद दहानी नहीं करवाती कि यही कंडीशन थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और यही कंडीशन निकल रही है सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की, विच मींस ये कंफर्म कर रहा है कि जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है वो असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिपिकेट कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही दिखा रहा होता है। अब इस सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं।
और उसका फार्मूला भी हमने कहा कि t इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी जो है उसका इन्वर्ट होती है, तो इसको हम इसके ऊपर जो है वो सिर्फ इन्वर्ट करने से हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वो जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हम उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अगेन जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये उसका सेंटर है और यहां पर वो पॉइंट P पर मौजूद है। अब हमें पता है कि सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और उसके साथ साथ यहां पर इस डायरेक्शन में हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं अगेन याद दिलवा दूं आपको, हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले ऑब्जेक्ट की और एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अब ये है जनाब हमारे पास वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को जो है अब हम जो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट उसका ये बन जाएगा वेलोसिटी का, और एक कंपोनेंट बन जाएगा इस डायरेक्शन में। अब चूंकि ऑसिलेशन और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो हम सिर्फ यही वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे, दैट इज Vx इज इक्वल टू V sin थीटा। तो Vx इज इक्वल टू V sin थीटा, ये हमारा जो है वो कंसर्न कंपोनेंट है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके मुताबिक cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। और उस ट्रायंगल से जो हमने पीछे ट्रायंगल बनाई थी जिसमें हमारे पास यहाँ पे O था, इधर Q था, P ये R है, और ये हमारे पास ये R और ये अच्छा, इसके अंदर अब अगर हम देखें तो हमारे पास cos थीटा बराबर आ जाएगा x ओवर r के। तो इस cos थीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर ओवर r, और इस साइन की वैल्यू को हम इस साइन की वैल्यू का मजीद एलैबोरेट करें, सिंपली इसको नीचे से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, 1 ओवर r को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी 1 ओवर r स्क्वायर माइनस x, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो x कंपोनेंट था V sin थीटा वाला, इसके अंदर हम ये साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा Vx इज इक्वल टू V 1 ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और यहां पर जो V है ये लीनियर वेलोसिटी है, और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें विद एंगुलर वेलोसिटी V इज इक्वल टू r ओमेगा, तो V की जगह पे हम r ओमेगा प्लेस करेंगे, ये r पहले से मौजूद है, r से कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी रह जाएगी दैट इज Vx इज इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ये रिलेशन हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उस ऑब्जेक्ट की जो असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन की शराइत को पूरी कर रहा है। यहां पर r जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस तरह हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो असल में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की शराइत को भी पूरा कर रहा होता है। नहीं, जब हम बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही प्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसके अंदर भी कुछ जो डिटेल्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है ये वाला, और इसकी जो लेंथ है वो L है, उसका मास है वो M है, मीन पोजीशन O है, एक्सट्रीम पोजीशन A है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा के लेके आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, पहले जब ये पेंडुलम जो था सेंटर में था तो एट दैट टाइम इसकी जो टेंशन थी T वो इसके वेट mg के साथ बैलेंस हो रही थी, क्योंकि जो पेंडुलम है वो अपनी जगह पर मौजूद है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसकी टेंशन और उसका वेट आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बट जब हम इसको मूव करवा के ले आते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो अब इसका वेट है इस डायरेक्शन में ये वाला, तो अब इसके वेट के बन जाएंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट बन जाएगा ये। अब यहां पर देखने वाली बात ये है कि ये mg cos थीटा जो इसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसकी टेंशन T के साथ बैलेंस हो रहा है, क्योंकि पेंडुलम ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टेंशन T और mg cos थीटा ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और अब इसकी मोशन चूंकि सिर्फ इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि ये मोशन सिर्फ और सिर्फ
इस कंपोनेंट की वजह से है, विच इज माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस साइन अगेन क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इसके वेट का ये जो एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वजह बनता है इस पेंडुलम को वापस लेके आने में। तो यहां पर अगेन जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें तो जो अप्लाइड फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होती है। अब यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है? mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा ही वो फैक्टर है जो पेंडुलम को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, और जो f अप्लाइड होता है वो होता है m a के इक्वल। सो m a इज इक्वल टू mg sin थीटा, m से m कैंसिल, तो जो a एक्सेलरेशन है वो इक्वल आ जाएगा माइनस g sin थीटा के। अच्छा, अब हम कंडीशन ये लेते हैं कि अब हम करेंगे ये कि ये हमारी मीन पोजीशन थी और पेंडुलम था यहां पर, और यहां पर बन रहा था एंगल थीटा। ये जो साइन के साथ एंगल थीटा आ रहा है वो असल में ये वाला एंगल है। फर्ज करें ये एंगल हम ले जाते हैं बहुत ही छोटा, ये एंगल हम ले जाएंगे बहुत ही छोटा, तो जितनी साइन की वैल्यू कम होती जाएगी तो वो ऑलमोस्ट साइन जो है वो अपने एंगल के बराबर ही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम साइन थीटा को रिप्लिकेट कर देंगे विद थीटा, तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। और इस ट्राइंगल के अंदर जो आगे मैंने बना रहा था उस ट्राइंगल के अंदर जो साइन थीटा की वैल्यू बनती है, साइन को अगर हम साइन की जो आइडेंटिटी है उसको उसके अंदर से निकालें तो हमारे पास x ओवर l जो है बन जाता है, क्योंकि हमारे पास फर्ज करें ये पेंडुलम था ना, ये पेंडुलम था, तो l उसकी लंबाई है और ये डिस्टेंस x है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाती है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, तो यहां पर जो साइन की वैल्यू निकलेगी साइन थीटा वो बराबर आ जाएगी x ओवर l के। तो साइन थीटा की जगह पे हम प्लेस कर देंगे जी ओवर x ओवर l, यानी कि हमारे पास था ना a इज इक्वल टू माइनस x ओवर l और साथ में g था, g को अंदर ले, a इज इक्वल टू g ओवर l और x, और यहाँ पे आप देखिए g और l जो है वो दोनों कांस्टेंट है। अब g चूंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और उसके साथ जो l है ये कांस्टेंट कैसे है? l तो लंबाई है। पेंडुलम की डेफिनेशन ये है कि पेंडुलम एक ऐसी डोरी के साथ बंधा होता है जो इनएक्सटेंडेबल होती है, उसकी लंबाई में किसी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को रिमूव करें तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाती है। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, विच कंफर्म्स दैट कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस इक्वेशन से हम इसको साबित कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिकली ही मूव करता है। अगेन उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालें तो t बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के, और ओमेगा जो है वो इक्वल है g ओवर l के। तो ओमेगा की जगह पे g ओवर l प्लेस कर दे तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल आएगा 2 पाई l ओवर g। 2 पाई l ओवर g एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी आता है, क्वेश्चंस के अंदर भी आता है कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे, उसकी लेंथ पे, उसके टाइम पीरियड पे, उसके एम्पलीट्यूड पे। तो असल में अब यहां से आप देख सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड सिर्फ डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, क्योंकि g भी कांस्टेंट 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो सिर्फ उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ को चेंज करने से उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका रिजल्ट यह निकलेगा द लॉन्गर द पेंडुलम ग्रेटर विल बी इट्स टाइम पीरियड, क्योंकि एल ऊपर है तो जितना ज्यादा पेंडुलम लंबा होगा, लंबाई पेंडुलम की जितनी ज्यादा होगी उतने ही उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। अब नीचे चाहे मास जितना बड़ा मर्जी हो, चाहे आप छोटा सा बॉब लगाएं चाहे बड़ा बॉब लगा दें, उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लंबाई अगर सेम रहती है। तो लंबाई चेंज करने से ही जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो चेंज होगा। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर यही फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए उनको सिंपल कैलकुलेट किया गया है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, यहां पर एक और समझने वाली चीज ये है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये मोशन के अंदर है,
इसका मतलब ये कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिकली जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी विच इज 1/2 mv²। और वेलोसिटी का फार्मूला हम पीछे निकाल चुके हुए हैं, जिसके अंदर हमने सर्कुलर मोशन को और सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया था। उसके अंदर हमने v की वैल्यू निकाली हुई थी, ओमेगा इज इक्वल टू x0² - x²। और इस वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो एंड रिलेशन आता है वो दैट इज 1/2 k x0² - x²। अब यहां पर जो x0² है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये x जो है ये मीन पोजीशन पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम बात करें मीन पोजीशन की तो मीन पोजीशन के ऊपर x जो है वो 0 होता है, जैसे हमने पीछे देखा था मीन पोजीशन पर x जो है वो 0 होगा तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एट द मीन पोजीशन दैट इज 1/2 k x0²। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी मेन पोजीशन पर। जब हम किसी पेंडुलम को ड्रॉप करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब मूव कर रहा है तो जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और अगर वो आ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यानी कि x0 के ऊपर इस जगह पर तो x0 0 हो जाएगा और x0 0 होगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, उसको पुट करेंगे हमारे पास तो उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि हाइट पर वो जा चुका हुआ है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी। ये तो थी काइनेटिक एनर्जी के किस तरह से जो पेंडुलम है उसके अंदर या सिंपल हार्मोनिकली जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसिफिकली अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर तो इसके अंदर स्पेसिफिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो इलास्टिकली मूव करके जो एनर्जी है उसको रिस्टोर करवाता है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एज ए रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। और बाय हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू Fr इज इक्वल टू -kx। और यहां से k जो है वो उसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी -m⍵²। तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर आएगी दैट इज m⍵²x। अब यहां से ओमेगा किसके इक्वल है ये भी हम पीछे निकाल चुके हैं k/m के। और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जितनी अप्लाइड फोर्स होती है उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होती है। नोट यहां पे ये आपने करना है कि हम बात करें आइडियल कंडीशन की, जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई रेजिस्टेंस या कोई फ्रिक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो टोटल अप्लाइड एनर्जी विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या निकाल चुके हुए हैं -m⍵²x -1 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स टोटल आ जाएगी दैट इज m⍵²x। तो अब चूंकि दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक मीन पोजीशन पर और एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक इनिशियल फोर्स होगी एक फाइनल फोर्स होगी, तो उनका जो एवरेज होगी वो कैसे है कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दैट इज 1/2 m⍵²x। ये हमारे पास आ जाएगी उसका जो एवरेज फोर्स आ जाएगी। अब जो वर्क डन इस पर हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स के अगेन उस ऑसिलेटर को एक डिस्प्लेसमेंट तक ले जाने के लिए, यानी कि आपने उस ऑसिलेटर को सेंट्रल पॉइंट से कुछ एक्सट्रीम पोजीशन पर तो लेके जाना है ना, तो उस एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने के लिए उस पर कोई ना कोई आप वर्क डन करेंगे। वो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा। अब हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है F.D, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहाँ पे कितनी है ये वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है x, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स यहां पर आ जाएगी x आ जाएगी, वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा वर्क डन। और ये वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा, क्योंकि हम पेंडुलम को सेंट्रल पॉइंट से उठाकर इस पोजीशन पर लेके आए हैं तो जितना उस पे वर्क डन हमने किया है वो असल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उसके अंदर स्टोर होगा जो उसको वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। सो जितना ये वर्क डन है असल में वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही काउंट होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m⍵²x²। और m ओमेगा होता है बराबर k के, तो ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। तो ये हमारे पास है जी वो पोटेंशियल एनर्जी जो इस एक सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हुए ऑसिलेटर के अंदर मौजूद होगी। अब यहां पे देख सकते हैं इट इज सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन वही बात है
कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और इसी तरह जब दोबारा मीन पोजीशन से ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो वही काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, विच मींस कि एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो इक्वल होंगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। क्योंकि यहां पर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो इसलिए कोई एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। ओके जी, टोटल एनर्जी की बात कर ले सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, कि मीन पोजीशन के ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, तो एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। और इसी तरह अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। तो ये दो बोथ पैराबोलिक कर्व इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ही सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो ओवरऑल पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। बट याद रखिए इसमें हम बात करें आइडियल केस की जिसमें कोई फ्रिक्शन या कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। बट जो रियल केसेस है उसके अंदर चूंकि रेजिस्टेंस मौजूद होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन की। फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या फर्क होता है जी? अच्छा, फ्री वाइब्रेशन तब कहेंगे इफ इट ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कि आप एक पेंडुलम है उसको डिस्प्लेस करते हैं और वो पेंडुलम उसके बाद डिस्प्लेस करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, वो पेंडुलम बगैर किसी इंटरफेयर के, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, तो इस तरह की ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर सिस्टम को ऑसिलेट करने के लिए बार बार एक्सटर्नली कोई जो है वो धक्का मिल रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स मिल रही हो, उसके हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे बच्चे हैं वो जब झूला झूल रहे होते हैं तो जब वो झूला झूलते हुए मेन पोजीशन पर आते हैं तो वो अपने पांव के साथ फिर उसको फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो झूला झूलते रहते हैं क्योंकि वो बार बार खुद को फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह की ऑसिलेशन जो है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। इसी तरह अगर किसी कंपनी का जो फ्लोर है, किसी फैक्ट्री का जो फ्लोर है, फर्श है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो किस वजह से वाइब्रेट कर रहा है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मशीन्स। तो मशीन की वाइब्रेशन उस फ्लोर को बार बार फोर्स कर रही है कि वो वाइब्रेट करे। तो इस तरह की जो वाइब्रेशन है उनको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस ये है कि फर्ज करें कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और वो सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की जो सुपरपोजिशन है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। यही वजह है कि अगर कोई मिलिट्री फोर्स या कोई मिलिट्री ट्रूप जो है वो किसी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा हो तो उनको कमांड दी जाती है कि वो अपनी सीक्वेंस वाली या रिदम वाली जो चाल है, जो वॉक, उसको ब्रेक कर दें, क्योंकि अगर वो उसी रिदम के साथ चलेंगे तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन बार बार प्रोवाइड करेंगे एक ही फ्रीक्वेंसी की, और जब एक ही फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होगी तो वो एक दूसरे के साथ रेजोनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का इंक्रीज हो जाएगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसके लिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये जो 5 बॉल्स हैं ए बी सी डी ई, इनमें से ए और बी की जो लेंथ है वो सेम है और दूसरी तरफ सी डी और ई की लेंथ सेम है, और इन सबको एक इनएक्सटेंडेबल डोरी के साथ बांधकर 2 हुक्स के साथ दीवार में लगा दिया गया। अब आप करें क्या? आप ये करें कि एक ऑब्जेक्ट इनमें से लें और उसकी लेंथ को बराबर कर दें ए बी के, और सिर्फ इस अकेली को वाइब्रेट करवा दें।
आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ए और बी भी वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे, बट सी डी ई वाइब्रेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि चूंकि इसकी लेंथ इन दोनों की लेंथ के बराबर है, तो चूंकि लेंथ सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो इस अकेले की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो फ्रीक्वेंसी इनके साथ भी मैच होगी और ये अपने साथ इनको भी वाइब्रेट करवाएगा। इसी तरह अगर इसको अब नीचे यहां पर लाके वाइब्रेट करवाएं इस अकेले को, तो अगेन इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के साथ मैच करेगी, इन दोनों के साथ मैच नहीं करेगी। तो इस अकेले के वाइब्रेट करने से ये भी वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे, विच मींस कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को सपोर्ट करती है और एज अ रिजल्ट उनका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा रेजोनेंस के कुछ जो है वो एप्लीकेशंस है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो रेडियो को जब हम ट्यून करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है, हम उसको ट्यून करके उसकी फ्रीक्वेंसी को असल में मैच कर रहे होते हैं जो रेडियो स्टेशन से फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। तो जैसे उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो एज अ रिजल्ट रेजोनेंस जनरेट होती है और हमें उसके जो सिग्नल्स हैं, जो उसका साउंड है वो महसूस होने लग जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की। एमआरआई में क्या होता है कि रेजोनेंस के अंदर ये एमआरआई एक मेडिकल डायग्नोस के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी मदद से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको जो वो देखा जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं वो यूज की जाती हैं, जो मसल्स जो हैं मसल्स के जो एटम्स हैं उनको ऑसिलेट करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एटम्स ऑसिलेट करते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को जो मशीन्स हैं वो कैप्चर करती हैं और एक इमेज डेवलप कर देती है इंटरनल ऑर्गन्स की। सेम इज द केस फॉर द माइक्रोवेव ओवन, जो घरों में हम खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो खाना पड़ा होता है, जब उसको गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ऑन की जाती है तो वो ऐसी माइक्रोवेव होती है जो खाने में मौजूद वाटर पार्टिकल के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आके मैच करती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो वो भी वाइब्रेट करने लग पड़ते हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है और खाना जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये तो आज ये रेजोनेंस। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव के बारे में। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके लिए हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज आर कॉस थीटा या आर कॉस ओमेगा टी, और इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एक वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि यहां पर आपको दिखाई गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इसको आप सिंपली जो है वो एक सेटअप के जरिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है कि आप एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लें और उसको इस तरह से वाइब्रेट करवा दें। ये अब ऐसे से वाइब्रेट करेगा और उसके पीछे जो पेपर है उसको एक डायरेक्शन में मूव करवा दें। यू विल सी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये कुछ इस तरह की वेव जनरेट करेगा और इस तरह की वेव को हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं क्योंकि ये साइन के एंगल के साथ चेंज हो रही होती है। जो हम पीछे आपको बता चुके हैं एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, तो असल में इस एंगल के साथ ये वेव जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए को साइनोसाइडल वेव कहते हैं। और ये वेव जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करती है। इसके अंदर जो इसकी हाइट थी मैक्सिमम वो उसके एम्पलीट्यूड को, जैसे ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ये इसके एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करती है और एक हाइट से दूसरी हाइट तक का ये जो डिफरेंस है वो उसके टाइम पीरियड को डिनोट करती है कि एक पूरा टाइम पीरियड जो है वो एक ऑसिलेशन का कंप्लीट होता है। तो एक वेव कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अच्छा जी, अब उसी वेव की अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं इसके फेज की भी। फेज क्या होता है जी? फेज जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है विच शोज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर, कि एक ऑसिलेटर की स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करता है कि उसकी मोशन किस वक्त में कैसी है। तो आमतौर पर हम जो हमने रिलेशन निकाला था दैट इज एक्स नॉट cos ओमेगा टी, या मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन इन जनरल सिर्फ ओमेगा टी नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई है ये है वो फेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये फाई की वैल्यू एक्सप्लेन करती है कि आपकी जो वेव है वो किस जगह पर और कैसे स्टार्ट होगी और किस पोजीशन पर होगी। लेट्स सपोज कि अगर फाई की वैल्यू जो है वो 0 हो
फाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो उस केस के अंदर जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो वेव जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी और वो इस तरह से चलती जाएगी। बट अगर फर्ज करें फाई की वैल्यू 90 है, विच मीन के फेज जो है वो 90 है, तो आपकी वेव जो है वो यहां से स्टार्ट होगी और कुछ इस तरह से वो ट्रेवल करेगी। यू कैन सी के दोनों वेव्स में डिफरेंस मौजूद है, इस डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंगल फाई जो इस ओमेगा टी की वैल्यू को डिस्टर्ब करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये ऑसिलेटर जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं, और यही एक्सप्लेन करता है वेव की शेप को भी। और यहां पर ये जो इसके दरमियान जो पॉइंट्स आप यहां पर देख रहे हैं T/2T, ये असल में टाइम पीरियड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे फेज जो है वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो इसमें ये वेव जो बन रही है तो असल में ये T/4 वैल्यू है, ये T यहां पर यानी कि एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड, दूसरा टाइम पीरियड, यानी कि यहां पर अगर एक ऑसिलेशन पूरी हो रही है तो यहां पर दूसरी ऑसिलेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स है ये असल में उस वेव फॉर्म के टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप कोई स्केल लें और मेटल स्केल लें और उसको ऐसे एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से ऐसे जोर से टैप करें तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लग पड़ेगा। अगर आप उसके वाइब्रेट करते हुए पार्ट के ऊपर इस तरह हाथ लगाएं तो आप देखेंगे उसकी वाइब्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते होते खत्म हो जाएगी। इसको डैम्पिंग कहते हैं कि किसी ऑसिलेट करते हुए किसी ऑसिलेटर की जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्प हो जाए, वो कम हो जाए ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। अगर आइडियल केस की बात करें, जैसे कि हम पहले तक बात करें, तो उसमें वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। यू कैन सी कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जी हमारे पास, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो उनका एम्पलीट्यूड है वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो सेम रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई फ्रिक्शन, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद होता है, फ्रिक्शन हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो जाया हो जाती है। पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी या पूरी की पूरी जो अप्लाइड फोर्स है वो सारी की सारी रिस्टोरिंग फोर्स में कन्वर्ट नहीं होती, और जिसकी वजह से जो मोशन और एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, ग्रेजुअली जो वो कम होता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका एम्पलीट्यूड कम होते होते वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरह की जो ऑसिलेशन उसको डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं और इसको डैम्पिंग कहते हैं। और इसी काम के लिए गाड़ियों के अंदर जो वो शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं कि उनकी जो रिलेटिव मोशन होती है वो जो बम्प्स की वजह से झटका लग रहा होता है उसको डैम्प करती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को जो बम्प है वो फील नहीं होता। और उसकी वजह क्या है कि उनकी जो एनर्जी है बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और वो ऑब्जेक्ट अपनी आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड जो है वो खो देता है। और यही वजह है कि जो रेजोनेंस की शार्पनेस है हम उसको कम, जितनी ज्यादा हम उसको डैम्पिंग करेंगे उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी और उतनी ही उसकी वेव जो है वो फ्लैट होती जाएगी। जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास कोई डैम्पिंग नहीं है तो इसकी वेव फॉर्म एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है, लेकिन जैसे हम डैम्पिंग ऐड करते हैं तो इसकी वेव जो वो फ्लैट होती जा रही है, उसकी शार्पनेस जो वो कम होती जा रही है। और यही केस यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप स्मॉल डैम्पिंग करेंगे तो वेव उसकी शार्प बनेगी, अगर उसको हैवीली डैम्प कर दें उसकी वेव जो है वो फ्लैट हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।